देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। ठीक है। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे थे, जहां पर हम लोगों ने एक्सरसाइज 7 स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया था। ठीक है। अच्छा 11th नंबर से हम लोग करेंगे। द सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अच्छा तो ये नेचुरल नंबर क्या होता है पता है तुम लोग को? जानो ना। ठीक है, देखो नंबर का पूरा बता देते हैं क्या होगा, नहीं पता है चलो। अच्छा तो देखो नंबर क्या क्या होता है पहले वही पढ़ा देते हैं, उसके बाद ही उस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर ये चार्ट लिख लो, कहीं पर भी काम आ जाएगा। रियल नंबर को कैपिटल आर से नॉर्मली डिनोट किया जाता है, कहीं कुछ और तरीके से डिनोट कर रहा है वो बात अलग है। ठीक है। रियल नंबर दो तरीके का होता है। एक है रैशनल, एक है इर्रेशनल। रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है और इर्रेशनल नंबर को टी से डिनोट किया जाता है। ठीक है। अब रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है? रैशनल नंबर का मतलब वो नंबर नंबर कैन बी रिटन एज पी बाई क्यू, जिस नंबर को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इर्रेशनल का मतलब नंबर कांट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। जो नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, उसे नहीं लिख सकते, उसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है। सिखाएंगे, मतलब डिटेल्स में बता देंगे। अभी ये चार्ट लिखो। अब रैशनल नंबर दो तरीके का होता है, एक होता है नॉन इंटीजर, दूसरा होता है इंटीजर। इंटीजर नंबर को जेड से डिफाइन किया, मतलब जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक है। इंटीजर का मतलब नॉट डेसिमल। डेसिमल का मतलब जो पॉइंट वाला नंबर होता है, जो नंबर डेसिमल नंबर नहीं है वही इंटीजर है। अब इंटीजर में क्या क्या होता है? इंटीजर में होता है पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और नेगेटिव। ये सारे मिला के इंटीजर होते हैं। ठीक है। अच्छा अब और एक चीज लिखो, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ही होता है नेचुरल नंबर। ये लिख लो, ये सिखा देंगे। पॉजिटिव इंटीजर इक्वल नेचुरल नंबर। ठीक है। अब नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है और पॉजिटिव इंटीजर प्लस जीरो, पॉजिटिव इंटीजर प्लस जीरो होता है होल नंबर, जिसे डिनोट किया जाता है w से। ठीक है। अच्छा अब देखो ये चार्ट समझ में भी आएगा, याद भी हो जाएगा। जैसे कि हम पूछ रहे हैं तुम लोगों को, बोलो बचपन में सबसे पहले क्या नंबर सीखे थे? बोलो सबसे पहले क्या नंबर सिखाया गया होगा? कुछ तो याद होगा, जब पढ़ाई स्टार्ट किए थे क्या नंबर सीखे थे? सबसे पहले क्या सीखा था बोलो? मैम 1 2 3 4। हाँ 1 2 3 4 5, सही बात है। 1 2 3 4 5, पहले कोई जीरो भी नहीं सीखता है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके सिखाया जाता है, फिर 6, पहले 5 तक सिखा देते, 2 तक, जो जैसा सिखाता है। 1 2 याद करो, फिर 3 4 याद करो, ऐसे करके 10 तक सिखा देते हैं। ठीक है।
तो ये एक नेचुरल बात है, ठीक है। मतलब इस तरीके से याद करो तो याद हो जाएगा। तो नॉर्मली किसी भी बच्चे को स्टार्टिंग में 1 2 3 4 ऐसे सिखाया जाता है जब नंबर सिखाया जाता है। इसीलिए नेचुरल नंबर क्या क्या होता है पता है, मतलब ये याद रखने का तरीका और कुछ नहीं। नेचुरल नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 एंड डॉट 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 डॉट। मतलब जो सीखना हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब इसका कोई एंड थोड़ी ना है कि हम लोग नॉर्मली 100 तक सीखते हैं, तो क्या 100 ही एंड है? नहीं, वो 100 101 ये तो चलता जाएगा, ठीक है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद 1 2 3 4 के बाद अब क्या एक नया नंबर सीखते हो, बोल सकते हो? अब क्या सिखाया जाता है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद क्या सिखाया जाता है? 10। तो 10 कैसे सिखाया जाता है? क्या क्या लेके 10 1 होता है? हाँ, বাংলাতে শেখা একের পিঠে শূন্য 10 এরকম করে। तो एक एक पहले हम लोग सीख चुके हैं, अब उसमें जीरो लगाओ, तो फिर अब नया क्या सीखने को मिला? नंबर तो भाई 1 से 9 तक ही है, बाकी सब तो उसी का यूज है। तो नया और क्या सीखने को मिला? जीरो, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में अगर जीरो भी ऐड ऑन हो जाता है, मतलब अगर नंबर में 0 1 2 3 4 इस तरीके से चल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये पहले 1 2 3 4 बच्चा सीख लिया, फिर जीरो का यूज सिखा दिया कि भाई 1 के पीछे ये एक सर्कल जैसा है, मतलब ये ऐसे लिखो, ये जीरो होता है, ठीक है। ये 10 होगा, फिर 20, इसमें सभी में यूज होगा। अब क्या सीखते हैं? इंटीजर नंबर। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हो तो और भी बहुत सारे चीज सिखाए जाते हैं। इंटीजर, इंटीजर नंबर का मतलब जिसमें कोई पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा? जैसे 0 1 2 3 4, ठीक है, ये सब हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या सीखने को मिलता है? अब माइनस नंबर भी सिखाया जाता है। तो माइनस नंबर जैसे मान लो -4 -3 -2 -1, ठीक है, ये जीरो। जब ऐसे नंबर लाइन सिखाया जाता है तो ये देखो, ऐसे जीरो, फिर ये 1 ये 2 ये 3 ऐसे सिखाया जाता है, फिर इधर सिखाया जाता है ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इंटीजर नंबर, ठीक है। तो इंटीजर नंबर का मतलब जिसमें डेसिमल नहीं होगा, और क्या क्या हो सकता है? तो ये देखो, यहाँ पर ये चार्ट पढ़ो। अब देखो, इंटीजर का मतलब नो डेसिमल या नॉट एनी डेसिमल नंबर, या फिर नॉन डेसिमल नंबर, जो भी बोलो, ठीक है। तो डेसिमल नंबर नहीं होगा तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके का नंबर आएगा, जो जिसमें पॉइंट नहीं होगा। जैसे कि इधर देखो पॉजिटिव, इधर देखो नेगेटिव, और साथ में जीरो भी आ जाएगा, तो उसे हम लोग इंटीजर नंबर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग ये क्या एक बात ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट करके चल रहा है, इसको हम लोग क्या नंबर बोल सकते हैं? ये तीनों पॉइंट से ही देख के तुम लोग बता सकते हो। ये जीरो को इंक्लूड नहीं किया है, 1 2 3 4, इसको क्या बोल सकते हैं? डॉट 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 जो जा रहा है, इसको क्या नंबर natural बोल? नेचुरल नंबर, ठीक है, इसको नेचुरल नंबर बोलेंगे। यहाँ पर इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, पहला बात, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर इक्वली क्या हो जाएगा फिर? natural number हाँ, तो वही चीज यहाँ ऊपर लिखा है, समझ में आ गया? हाँ मैम अब उसमें अगर ये इधर वाला नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, ये नेगेटिव इंटीजर है। अच्छा, अब अगर इसमें जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हो, ठीक है, मतलब जीरो को भी इंक्लूड कर लेते, तो उसको हम कैसे दिखा सकते हैं? चलो ऐसे दिखा देते हैं। अगर हम ये जीरो के साथ ले लेते हैं, ठीक है, तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो से लेके इधर का ये पूरा पीले कलर से जो number होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। इसीलिए देखो यहाँ लिखा है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर प्लस जीरो इक्वल होल नंबर। बोलो, क्लियर है? हाँ मैम ठीक है। तो देखो, मुझे जितना लग रहा है ये इतना बात क्लियर है, ये पॉइंट का मतलब क्लियर हो गया, ये पॉइंट का मतलब क्लियर हो गया। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा इंटीजर क्या होता है। अब नॉन इंटीजर बता देते हैं, चलो। नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर का मतलब जिसमें पॉइंट रहेगा वही नॉन इंटीजर हो जाएगा। कुछ भी लिख सकते, लाइक 2.5 एग्जाम्पल है, 1.3
-1.9 डॉट 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 कुछ भी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा नॉन इंटीजर नंबर। नॉन इंटीजर नंबर का मतलब जो नंबर में ডেসিমেল रहेगा, मतलब পয়েন্ট, মানে দশমিক वाला যে সংখ্যা সেটাকেই বলে নন ইন্টিজার সংখ্যা। तो ये हो गया नॉन इंटीजर, ठीक है। अच्छा, अब इंटीजर और नॉन इंटीजर मिला के रैशनल होता है, ठीक है। तो इंटीजर में क्या आता है, जीरो आता है, पॉजिटिव नंबर आता है, नेगेटिव नंबर आता है। नॉन इंटीजर में क्या आता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, बट पॉइंट वाला आता है, ठीक है। और ये सब मिला के रैशनल नंबर होता है। तो रैशनल नंबर कैसे लिखेंगे? रैशनल नंबर का मतलब जैसे कि हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, 0, 1, 2, 3, 2.5, 1.3, यहाँ पर लिख दिया 1.9, ठीक है। इधर लिख देते हैं, चलो माइनस वाला -3, -2, -1, 0, ठीक है। 0 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, -1.9 लिख दे यहाँ पर, -1.9, ठीक है। इस तरीके से इधर भी डॉट डॉट, इधर आगे भी डॉट डॉट, ठीक है। मतलब ऐसा बहुत सारा नंबर हो सकता है। ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया। अब रैशनल नंबर का मतलब मैंने क्या लिखवा है, जो नंबर को हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में बता सकते हैं, वो तो हम बताएंगे क्या होता है। लेकिन रैशनल नंबर का मतलब नॉन इंटीजर भी आएगा उसमें, इंटीजर भी आ जाएगा। तो देखो, नॉन इंटीजर मतलब ये वाला नॉन इंटीजर, ये वाला नॉन इंटीजर। इंटीजर का मतलब ये दो, ये तीन दिख रहा है मुझे, इंटीजर है, ठीक है। ये भी इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। ये नेगेटिव इंटीजर है, और ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर है, ये जीरो भी आ गया, ये नेगेटिव डेसिमल नंबर, ये नेगेटिव पॉजिटिव डेसिमल नंबर, ये पॉजिटिव डेसिमल नंबर, ठीक है। तो देखो, वो चीज कवर हो गया जो वहां पर चार्ट में बना हुआ है, ये कि रैशनल नंबर का मतलब ये सब मिलके है, नॉन इंटीजर प्लस इंटीजर और इंटीजर का ये सारा चीज। अब रहा बात के पी बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन करने का। पी बाई क्यू फॉर्म का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हिसाब से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे -3 को हम लोग बोल सकते हैं -3/1, -2 को बोल सकते हैं -2/1, -1 को बोल सकते हैं -1/1, -1.9 को हम लोग 19/10 बोल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट हटाने का रूल्स है कि पॉइंट के लिए 1 लिखो और पॉइंट के बाद जितने सारे डिजिट्स है उतने सारे जीरो पुट कर दो, ठीक है। अच्छा, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 2.5 को 25/10 लिख सकते हैं, 1.3 को 13/10 लिख सकते हैं, 1.9 को 19/10 लिख सकते हैं। इस चीज को बोला जाता है कि हम लोग नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रैशनल नंबर। अब रहा बात इर्रेशनल नंबर, फिर क्या होता है, ठीक है। रैशनल तो समझ में आ गया होगा, इर्रेशनल क्या होता है। जिस नंबर को हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकेंगे उसे इर्रेशनल नंबर बोला जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि देखो 3.333 और ऐसे मान लो ऊपर एक बार लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है पता है, ये 3 कंटिन्यू फॉर्म में चल रहा है, ये कब एंड होगा हमें नहीं पता, ठीक है। तो अगर इसको हम p बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन करना चाहे तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। लिखने का तरीका होता है कि पॉइंट के अलावा बाकी सारे डिजिट लिखो, पॉइंट हटा के, पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद जितने सारे डिजिट है उसके लिए 0। वैसे तो देखने में 3 डिजिट है, लेकिन 3 थोड़ी ना है, ये 3 के ऊपर जो ये बार है इसका मतलब ये 3 चलता ही जाएगा, ठीक है। हमें भी नहीं पता पीछे कितने सारे जीरो लगाने पड़ेंगे, तो ये प्रॉपर पी बाई क्यू फॉर्मेट नहीं हुआ। या फिर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे √2, तो √2 का अगर आंसर निकालोगे तो देखो ये कैलकुलेटर पे निकाल के देखो √2 का आंसर क्या हो रहा है। ये 2 और यहाँ पर रूट लग गया, ठीक है। तो ये जो है ना 5 लास्ट, ये ऐसा नहीं कि ये डिवाइड करने से लास्ट में 5 आएगा, इसके बाद भी बहुत सारे डिजिट आएंगे, मतलब इसका कोई खत्म नहीं है। मतलब ये डिवाइड पूरा पूरी नहीं होगा किसी भी तरीके से, पॉइंट यूज करके किसी भी तरीके से नहीं होगा। तो अगर इसको लिखेंगे तो हमें अप्रोक्सीमेशन बेसिस पे लिखना पड़ेगा। जैसे कि 1.41, अगर ये पूरा लिख भी लेते हो जो कैलकुलेटर पे दिख रहा है, फिर भी तुम लोग को उसके पीछे अप्रोक्सीमेशन ही लिखना पड़ेगा। अब अप्रोक्सीमेशन का मतलब इसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में कैसे डिफाइन करें, प्रॉपरली तो नहीं कर सकते ना। जैसे 1.9 में अप्रोक्सीमेशन
अप्रोक्सीमेशन नहीं है, तो 19/10 ये प्रॉपर जो है p/q फॉर्मेट हो गया। लेकिन जिसमें अप्रोक्सीमेशन है, जैसे ये भी अप्रोक्स है क्योंकि इसके बाद और चलेगा, तो अप्रोक्सीमेशन को तो हम लोग प्रॉपर p/q फॉर्मेट में नहीं डिफाइन कर सकते ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब ये सारे तरीके के नंबर मिलके हो जाते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो ये अगर हमें पता होगा तो हम लोग आज जो भी क्वेश्चन करेंगे वो करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नंबर सिस्टम का, जो भी मुझे थोड़ा हिंट्स देना था, जो मतलब जितना चाहिए उतना मैंने बताया। ठीक है, अभी उससे क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन उसके पहले बता रहे तो और एक चीज बता देते जो लास्ट क्लास में छूट गया था, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट, तो जैसे मान लो ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, और बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 2, 1, 3। ठीक है, तो इन इन दोनों में क्या क्या रिलेशन हो सकता है? तो लास्ट क्लास में जो पढ़ा था अगर याद है, तो ए एंड बी को हम लोग इक्वल सेट बोल सकते हैं। इक्वल सेट का मतलब होता है जिन दोनों सेट में सारे नंबर्स बराबर होते हैं, तो यहाँ भी 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 है, बाकी ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ये मैंने लास्ट क्लास बता दिया था। इसके अलावा हम बोल सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी and B is superset of A. B is superset of A. Reversely हम लोग ये भी बोल सकते हैं B is subset of A and A is superset of B। और जब इस तरीके का रिलेशन होता है ना, मतलब ए भी बी का सबसेट, ए और बी में सबसेट सुपरसेट दोनों रिलेशन है, मतलब ए बी का सबसेट भी है, ए बी का सुपरसेट भी है, और बी ए का सबसेट है, बी ए का सुपरसेट भी। अगर इस तरीके का रिलेशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट। और प्रॉपर सबसेट अगर तुम लोग को याद है क्या था, कि सुपरसेट में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो उसके सबसेट में नहीं है, लेकिन जब इक्वल सेट होता है तब वो चीज तो हो नहीं पाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। अब इसको कैसे डिनोट किया जाता है? ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इम्प्रॉपर के लिए ऐसे सबसेट के नीचे एक लाइन दिया जाता है। ठीक है, और बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इस तरीके से लिखा जाता है। अच्छा तो इसके बाद चलो देखो हम लोग क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं। तो ये वाला करना था, नेचुरल नंबर यहाँ था, तो वही पूछ रहे थे तुम लोगों से कि बताओ नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है। लास्ट क्लास में 10 तक किया था, चलो अब 11 से कर पाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को बोला है कि द सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स हमें निकाल के देना है। तो अभी अभी मैंने तुम लोग को सिखाया कि नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बोलो क्या आंसर होगा? सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। बोलो, पहला बात है नेचुरल नंबर मतलब क्या दिमाग में आता है? बोलो, नेचुरल नंबर मतलब क्या क्या होगा? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके चलता जाएगा। ठीक है, ये बात दिमाग में हमारा रहना चाहिए कि ये एंड नहीं है, चलता जाएगा। अब सारे नेचुरल नंबर का क्यूब बनाओ, तो ये नेचुरल नंबर, लेकिन मुझे चाहिए सेट किस चीज का? क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो बोलो क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा फिर? 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 1 8, हाँ 3 का क्यूब 27 27, 4 का क्यूब 4 4 16, 16 और 4 64, 5 का क्यूब 125, ऐसे करके चलता जाएगा। ठीक है, तो अब आंसर देख के मुझे बोलो कौन सा ऑप्शन सही है? ए फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट, नन ऑफ द अबव। मैम बी হবে উনছি। बी एन इनफाइनाइट सेट, ये चलता ही जाएगा, काउंटलेस है ना। सही आंसर इनफाइनाइट सेट हो। सही है, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। 12th नंबर में क्या बोला है? द सेट 2 to the power x such that x is any positive rational number is, क्या होगा? ठीक है, तो पहले समझते हैं कि क्या होगा।
2 to the power x such that x is any positive rational number, any पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए, ये बोला है हम लोग को, ठीक है। तो रैशनल नंबर का मतलब अभी भी मैंने बताया, जिस नंबर को हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिस नंबर को हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ पॉजिटिव रैशनल नंबर ही लेना है, ऐसे बोला है, ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर ही लेना है। तो फिर यहाँ पर जैसे x का वैल्यू, तो देखो कैसे सेट बनेगा, कोई भी रैशनल नंबर ले लो जिसे p बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, लाइक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, 1.9 हो सकता है, ऐसा कुछ भी। तो हम आसान के लिए इसको 1 लिख लेते हैं, ठीक है, 2 टू दी पावर 2 लिख लेते हैं, ये 2 बाई 1 कर देते हैं, 1 बाई 1, तब रैशनल नंबर के तरह दिखेगा। 2 टू दी पावर ऐसे कर देते हैं, 15/10 ऐसे कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके का रैशनल नंबर डॉट 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 ये चलेगा। ये रैशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, x को, x रैशनल होना चाहिए, x 2 के पावर में रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आंसर आएगा हम लोग का, जो भी क्यों ना आए, अब हमें यहाँ से समझना पड़ेगा कि कौन सा आंसर होगा। तो इससे एक इनफाइनाइट सेट बनेगा, एक नल सेट बनेगा, एक फाइनाइट सेट बनेगा, नन ऑफ दिस होगा। बोलो क्या आंसर होगा। पहले मुझे एक चीज बताओ, क्या रैशनल नंबर का कोई लिमिटेशन है। हम लोग तो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 1.9, 15/10 कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो इसका तो कोई लिमिटेशन थोड़ी ना है कि भाई इतने ही सारे रैशनल नंबर है, ऐसा तो है नहीं। अच्छा इतना तो बताओ, ये सब में से कौन सा आंसर हो ही नहीं सकता है। मैम ए हब एन इनफाइनाइट सेट। हाँ ये होगा। नल सेट कैसे होगा, क्योंकि नल सेट तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि खाली तो होगा नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है, ठीक है। फाइनाइट कैसे हो जाएगा, क्या रैशनल नंबर का कोई लिमिटेशन है कि भाई इतने से इतने ये रैशनल नंबर है ही नहीं, ठीक है। अगर 100,000 भी होते तो हम लोग बोल देते कि भाई 1000 ऐसे रैशनल नंबर से 1000 इतने सारे सेट बन सकते नहीं। हमें हमें पता बहुत सारा नंबर बन सकता है, जो जो नंबर बना सकता है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो फिर इसका आंसर होना चाहिए एन इनफाइनाइट सेट। 13 नंबर देखो, 1 माइनस माइनस 1 टू दी पावर x, 1 माइनस माइनस 1 टू दी पावर x, ठीक है, ये दिया हुआ है। फॉर ऑल इंटीजर x इज सेट, फॉर ऑल इंटीजर x इज सेट, मतलब x फॉर ऑल इंटीजर, एक मिनट, फॉर ऑल इंटीजर x इज द सेट, फॉर ऑल इंटीजर x इज द सेट। अच्छा ठीक है, तो देखो इसको कैसे समझना है हमें। यहाँ पर x का वैल्यू क्या बोला है, x जो है वो हम लोग का क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर का मतलब क्या क्या होता है, जीरो होता है, पॉजिटिव वैल्यूज होता है, नेगेटिव होता है, बट पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ये अगर ऐसा है और एक्स अगर पॉजिटिव इंटीजर, एक्स अगर ऑल टाइप ऑफ इंटीजर है, तो मेरा जो सेट बनेगा वो कैसे बनेगा, तो ये 1 माइनस माइनस 1 टू दी पावर, अब एक्स का वैल्यू तो पहले हम जीरो ले लेते क्योंकि इंटीजर में जीरो आता है, तो जीरो से देखो क्या आंसर आ रहा है। तो समथिंग टू दी पावर जीरो क्या होता है, बोलो। ये जिन्होंने क्या बोलते हैं उसे वन। इंडिसेस किया, 1 होता है, समथिंग टू दी पावर जीरो 1 होता है, ठीक है। जब इंडिसेस जिनका नहीं हुआ है करोगे तो बता देंगे, वहां भी हम बोलेंगे याद ही रखना है, ठीक है, वहां कुछ सिखाना नहीं है मुझे, ठीक है। तो ये चाहो तो लिख लो, ठीक है, जिनको नहीं पता है अपने कॉपी में साइड में लिख लो, समथिंग टू दी पावर जीरो 1 होता है ऑलवेज, ठीक है, किसी भी वैल्यू का टू दी पावर जीरो 1 होता है। तो 1 माइनस 1 कितना आंसर आ जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो गया। तो अगर मेरा एक जो इंटीजर मैंने जीरो ले लिया तो मेरा आंसर यहाँ पर जीरो आ गया, ठीक है। अच्छा अब दूसरा कोई इंटीजर लेके देखते हैं एक्स के जगह पे, ठीक है, क्या ले, चलो क्या ले देखते हैं, 1 ले ले, ठीक है। अगर हम 1 ले लेते हैं तो कितना आंसर हो जाएगा, ये देखो 1 माइनस माइनस 1 टू दी पावर 1 कितना होगा, मैम 1 -1 होगा ना, है मैम। -1 होगा। तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2, ठीक है। अच्छा चलो अब दूसरा और एक इंटीजर लेके देखते हैं,
-1 लेके देखते हैं, ठीक है। +1 लिया, -1 ले रहे हैं, तो फिर कितना आंसर आएगा, ये 1। अब -1 टू दी पावर -1 क्या होता है, अगर याद नहीं है तो एक फॉर्मूला होता है, देखो ये 7-8 में भी पढ़े होगे। a टू दी पावर -m का मतलब होता है 1/a टू दी पावर m। अगर पावर में कुछ टू दी पावर माइनस है तो कैसे होता है, फॉर्मूला ये है कि 1 आएगा, 1 फॉर्मूले में फिक्स्ड है, डिवाइडेड बाई a टू दी पावर m होगा। तो यहाँ पर -1 टू दी पावर -1 है, तो इसको कैसे लिखोगे, तो बोलो क्या आंसर लिखोगे। यहाँ a का मतलब कितना हो गया, पहले कंपेयर करो, m का मतलब कितना, a का मतलब कितना, मतलब इस फॉर्मूले के साथ जाना है ना, तो a का मतलब कितना, -1 हाँ a का मतलब -1, m का मतलब, -1 हाँ माइनस m का मतलब हम लोग मतलब बोल सकते हैं कि टू दी पावर तो माइनस ही रहेगा, -m यहाँ पर -1 है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखोगे फिर, 1 फिक्स है, मैंने बोला फॉर्मूले में, हाँ बोलो। we're taking 1/-1 to the power -1 টু দি পাওয়ার 1 যদি -m ইকুয়াল টু -1 হয় তাহলে m ইকুয়াল টু 1। माइनस टू दी पावर माइनस को हटाने के लिए तो इतना मेहनत है, माइनस टू दी पावर रखना नहीं है ना हमें, মাইনাসটা সরাবার জন্যই তো এত কিছু, তো মাইনাস আমার থাকবে না না যখন আমি এটা করব। तो 1 हो गया, और -1 टू दी पावर 1 मतलब कितना होगा, -1 -1, तो 1 डिवाइडेड बाय -1 कितना होगा, -1। minus 1/-1 কত হবে, -1 ही तो হবে, तो ये -1 हो गया, ठीक है। तो अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 + 1 2 आ गया, ठीक है। चलो और एक दो करके दिखाते हैं। अब दूसरा कोई इंटीजर नंबर लेते हैं, जैसे 1 और -1 लिया, 2 और -2 लेंगे, बस समझ में आ जाएगा तुम लोग को। तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, मैम 1। 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर फिर कितना हो गया, 1 - 1 यानी 0 0। अच्छा, और अगर -1 टू दी पावर -2 तो फिर कितना होगा, कैसे करके निकालोगे, अभी सिखाया ये वाला फॉर्मूला, a टू दी पावर -m वाला फॉर्मूला लगाना है। a टू दी पावर -m होता है 1/a टू दी पावर m, मैंने बोला है -1 टू दी पावर -2, ठीक है। तो कंपेयर करो, यहाँ पर a का मतलब कितना, -1, m का मतलब कितना 2, या फिर बोल सकते हो -m का मतलब -2, ठीक है। फॉर्मूले में 1 मेरा फिक्स्ड है, a के जगह कितना लिखोगे, -1, टू दी पावर क्या लिखोगे, m का मतलब कितना है 2, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई -1 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 1 1, तो 1/1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1, तो आंसर कितना आ गया, 0 0। अच्छा, ये -1 आया था शायद ना, नहीं ये भी +1 आया था, -2 हुआ, 1/-1 स्क्वायर, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे एक चीज बोलो, मेरा आंसर क्या निकल के आ रहा है, चाहे x का वैल्यू इवन लो चाहे x का वैल्यू ऑड लो। देखो मैंने x का वैल्यू क्या क्या लिया, x का वैल्यू मैंने एक बार 0 लिया, मैंने एक बार 1 लिया, एक बार 2 लिया, मतलब इवन नंबर लिया, एक बार ऑड नंबर लिया, ठीक है। पॉजिटिव इवन नंबर भी लिया, नेगेटिव इवन नंबर भी लिया, पॉजिटिव ऑड नंबर भी लिया, नेगेटिव ऑड नंबर भी लिया। तो मैंने क्या क्या लिया, 0 लिया, इवन लिया, ऑड लिया, पॉजिटिव भी लिया, नेगेटिव भी लिया, लेकिन हर केस में क्या निकल के आ रहा है ओवरऑल। अब ऑप्शन देखने से तुम लोग समझ जाओगे कि आंसर क्या देना है। तो इसका आंसर आ रहा है 0, इससे जो सेट बनेगा आंसर 0 आएगा या 2 आएगा, 0,2 आएगा, नन ऑफ दिस होगा, बोलो। 0,2 0,2 कुछ भी करो, मेरा दो ही वैल्यू निकल के आ रहा है, या तो 0 या तो 2। हाँ एक चीज है, जब 0 ले रहे हो 0 निकल के आ रहा है, और जब भी कोई इवन नंबर ले रहे हो, इवन इसमें से कौन सा था बोलो, 2, 2 इवन नंबर है ना, ऑड क्या है, 1 हाँ मैम है ना। तो ऑड लेने से 2 आ रहा है, इवन लेने से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो। तो फिर इसका आंसर कितना हो गया, 0,2। बोलो ये बात समझ में आया, क्यों आंसर मेरा C 0,2 हो रहा है, है मैम ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर 0,2।
अच्छा, नेक्स्ट देखो 14th नंबर में बोल रहे E इज सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर एंड O इज सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर, देन E यूनियन U क्या होगा? ठीक है, देखो E बोला है सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर, O है पॉजिटिव ऑड नंबर, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो पॉजिटिव इवन नंबर और पॉजिटिव ऑड नंबर, ठीक है, तो कुछ पॉजिटिव इवन नंबर बता दो। देखो पहले दिमाग में सोचो, इवन नंबर का मतलब जो डिविजिबल बाय 2 है, लेकिन पॉजिटिव वाला ही बताओ तो क्या क्या होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम क्या करोगे, पहला पॉजिटिव नंबर हमारा क्या आता है? 2, लाइन बाय लाइन बोलते जाओ, 2 4 6 6 8 8 10 डॉट डॉट, ठीक है, इतना काफी है। और ये पॉजिटिव ऑड नंबर बोलो, और नंबर 1 3 3 5 5 7 7 9, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग को करने बोला है ई यूनियन ओ, ठीक है, तो पहले यूनियन क्या था वो याद करो। यूनियन का मतलब था कि सेट में जितने भी नंबर है सभी को मुझे एक साथ लिखना है, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसे मुझे एक ही बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, देखो, क्योंकि अगर हम ये दोनों को मिला के लिखे तो मुझे क्या क्या लिखने को मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, हम अरेंज करके लिख रहे हैं। बाकी तुम लोग चाहो तो 2 4 6 8 10 कॉमा 1 3 5 ऐसे भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, डॉट 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 डॉट, इस तरीके से यूनियन ओ का मतलब ये आ जा रहा है, ठीक है। ये बात तो समझ में आ रहा है ना, क्यों ई यूनियन ओ ये वाला आ रहा है, मतलब हाँ यूनियन मैम फंक्शन याद है ना। अब आंसर बताना पड़ेगा। देखो बोल रहा है कि ये सेट ऑफ होल नंबर होगा, तो मैंने होल नंबर क्या सिखाया था, होल नंबर में क्या आना चाहिए? ম্যাম জিরো থাকবে মাইনাসও থাকবে প্লাসও থাকবে नहीं, होल नंबर में जीरो माइनस नहीं रहेगा। सबसे पहले हम लोगों ने नेचुरल नंबर सीखा बचपन में, जो है 1 2 3 4, ठीक है। फिर हम लोगों ने होल नंबर सीखा जहां पर जीरो इंक्लूड हुआ, 1 2 3 4, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आ, एक, यहाँ तो जीरो तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि जीरो को हम लोग ऑड या इवन में तो ले नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब सेट ऑफ होल नंबर आंसर होगा कि नहीं, ये सोचो। না ম্যাম नहीं होगा, ठीक है, आंसर सेट ऑफ होल नंबर नहीं होगा। अच्छा, एन नेचुरल नंबर, क्या ये नेचुरल नंबर है? হ্যাঁ ম্যাম ন্যাচারাল নাম্বার हाँ, ये देखो ये नेचुरल नंबर है, एन दिख रहा है, ये क्या है, ये मेरा नेचुरल नंबर है एन, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। बोलो ये समझ में आ गया? হ্যাঁ ম্যাম ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, सी क्यों नहीं होगा वो भी हम बता सकते हैं। देखो बोल रहे हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर का मतलब क्या है, जिसे हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन हो जाएंगे अगर हम लोग इसको डिवाइडेड बाई 1 करते हैं। फिर आंसर मेरा सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि रैशनल नंबर का मतलब सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स नहीं होता है, रैशनल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके के नंबर आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये वाला मेरा सेट ऑफ रैशनल नंबर नहीं हो सकता है, भले ही हम इसे पी बाई क्यू फॉर्म में क्यों ना डिफाइन कर सकते हैं। सारे नेचुरल नंबर को ही हम पी बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं डिवाइडेड बाई 1 करके, लेकिन उसमें मेरा ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स ही आते हैं, ठीक है, उसमें पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। इस वजह से सेट ऑफ रैशनल नंबर मेरा आंसर नहीं होगा। चाहे तो ये चीज लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है। ये देखो हम बता देते हैं ए आंसर क्यों नहीं होगा, बिकॉज सेट ऑफ होल नंबर में क्या आता है, सेट ऑफ होल नंबर में मेरा जीरो आता है, ठीक है, 0 1 2 3 ये आता है। क्योंकि यहाँ जीरो नहीं आ रहा है तो इसीलिए ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। और बी तो आंसर क्यों होगा वो तो याद रह ही जाएगा। सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यों नहीं हुआ, ये भी लिख लो, चाहो तो लिख ही लो, हम तो लिखवा रहे हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर में पी बाई क्यू फॉर्मेट के साथ साथ पॉजिटिव पी बाई क्यू फॉर्मेट, नेगेटिव पी बाई क्यू फॉर्मेट भी आएगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर का ही बात हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी नहीं बोल सकते। तो सबसे परफेक्ट जो आंसर है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि ऑप्शन बी। बोलो ये बात क्लियर हो गया? হ্যাঁ ম্যাম ठीक है। हाँ मैम। अच्छा, 15th नंबर में देखते हैं क्या बोला है।
इफ आर इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड ई इज द सेट ऑफ रियल नंबर। अच्छा, तो आर इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर और ई जो है सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ई जो है वो सेट ऑफ कहाँ चला गया, हाँ, ई इज सेट ऑफ रियल नंबर। तो फिर मेरा आंसर क्या होगा? अच्छा, तो इसको देखो हम नंबर से भी बता सकते हैं, लेकिन उससे भी एक आसान तरीका है। पॉजिटिव रैशनल नंबर का मतलब वो सारे नंबर जो हम पी बाई क्यू फॉर्मेट में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर, एक बार ऐसे फिर से लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं हम बता रहे हैं। अच्छा, और रियल नंबर का मतलब उसमें क्या क्या आ जाएगा? वो चार्ट देखो, जो चार्ट बनवाया ना, तो रियल नंबर में क्या क्या आता है बोलो। ईटा देखे बोलो, रियल नंबर है की। इंटीजर, हाँ देखो क्या क्या आता है, इंटीजर आता है और नॉन नॉन इंटीजर इंटीजर আসবে और मेन मेन আর नाम बता दो। हाँ, আর रैशनल, রেশনাল আর ইরেশনাল আসবে। इरेशनल आएगा। ठीक है, अच्छा, इतने से क्या क्या रिलेशन निकल के आ रहा है? अच्छा, अब ये रैशनल इरेशनल में पॉजिटिव भी आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा, नॉन इंटीजर इंटीजर में पॉजिटिव भी आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा, वो सब आएगा यहाँ पर पॉजिटिव रैशनल। तो ये एक ऐसा सेट है जहां पर जो भी एलिमेंट्स है, और आर एक ऐसा सेट है जिसमें जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट, आर के सारे एलिमेंट ही ई में कंटेन हो सकते हैं। हाँ कि ना बोलो? आर में पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ई में पॉजिटिव रैशनल नंबर भी है, क्योंकि रैशनल नंबर का मतलब यहाँ पर लिख देते हैं पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव दोनों होगा, ब्रैकेट में लिख दिया। इरेशनल में भी वही होगा, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव सब होगा। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि इसमें फिर रिलेशन क्या निकलेगा? ই হচ্ছে সুপারসেট অফ আর। हाँ, तो ये देखो यहाँ पर सबसेट सुपरसेट वाला रिलेशन निकल के आएगा। ई जो है वो सुपरसेट हो जाएगा आर का, या फिर हम लोग उल्टा क्या बोल सकते हैं, आर इज, मतलब আর यहाँ ইজ দ্য ऑप्शन সেট सब। অফ ই। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी। এটা হবে বি। बी, बी हो जाएगा, হ্যাঁ, आर इज सबसेट ऑफ ई। देखो ये बड़े ही आसानी से समझ में आ गया, ये जो चार्ट बना था उससे। बाकी अगर तुम लोग चाहते हो कि मुझे नंबर से समझना है, वो भी समझ सकते हो। कैसे? जैसे देखो, हम छोटा दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने 10/5 लिख दिया, ठीक है, तो 10/5 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया, एक मैंने 4/5 लिख दिया, ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। ई जो है रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर में क्या क्या आएगा? देखो हम यहाँ लिख रहे हैं रियल नंबर में जीरो आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 1.2 ले लिया, ठीक है, डेसिमल भी आ गया। अच्छा, ये सब पॉजिटिव हो गया। अब रैशनल भी आ गया, ठीक है, -4/5 ले लिया। चलो, और इधर ले लेते हैं हम -1.2 ले लेते हैं, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इरेशनल में √2 ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके का सारे नंबर्स मैंने ले लिया। अच्छा, 10/5 मुझे लेना चाहिए था, लिया है मैं, बट मैंने नेगेटिव वाला लिया है। चलो कोई बात नहीं, इसको कर देते हैं 10/5 कॉमा देके इसके बाद। ठीक है, और एक 4/5 पॉजिटिव वाला लिख देते हैं, है ना। तो देखो, ये 10/5 4/5 जो मैंने आर में लिया है वो ई में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बिकॉज ई उसको कंटेन करेगा। लेकिन नंबर से बेटर है कि अगर वो चार्ट याद रहता है तो वो चार्ट का जो डेटा है वो लिखने से भी समझ जाओगे कि आंसर मेरा ऑप्शन बी होने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इफ n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, i इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और i जो है पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या आंसर होगा? तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या क्या आ जाएगा? वही 1 ওটা 2 जो এ ए हो गया आंसर, नहीं ऑप्शन ए। हाँ सही है, एन इक्वल आई होगा, सही है। 1 2 3 डॉट डॉट नेचुरल नंबर, और आई का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या? 1 2 3 4, ठीक है, पॉइंट तो आएगा नहीं, डॉट 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 डॉट, तो इसका मतलब एन इक्वल
आई हो गया, जो कि मेरा ऑप्शन ए होगा। सही है, यही वाला आंसर होगा, n इक्वल आई। अच्छा, अब और एक चीज भी समझो, इसमें और एक ऑप्शन है जो हो सकता है इसका आंसर, बट आंसर ऑप्शन ए ही होगा, लेकिन ये भी आंसर हो सकता है, बट ये क्यों नहीं होगा वो हम बताते। अच्छा, एन में जो डेटा है वही अगर आई में भी है, तो इन दोनों में इक्वल होने के अलावा एक और रिलेशन होगा। आज मैंने वो चार्ट के बाद ही पढ़ाया एक पॉइंट, वो क्या था बोलो। চার্টের পরে একটা পয়েন্ট পড়ালাম না, ওটাই। अच्छा मैम ওটা इम्प्रॉपर सबसेट सबसेट, ये इम्प्रॉपर सबसेट होगा कि नहीं होगा बोलो। इम्प्रॉपर सबसेट तो तभी होता है ना जब दो सेट इक्वल होता है। हाँ मैम। होता है। अच्छा, तो इम्प्रॉपर सबसेट का डिनोट कौन से वाले ऑप्शन में किया हुआ है। वही सीट सी, ठीक है। तो सी का आंसर भी तो सही लग रहा है, एन इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ आई, ठीक है। अच्छा, अब रिवर्सली हम लोग अगर एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ आई, बात तो सही है, बोलो ये बात सही है कि गलत है। सही है, एन जो मैम। है वो आई का इम्प्रॉपर सबसेट है। रिवर्सली हम लोग और क्या बोल सकते हैं, रिवर्सली क्या बोल सकते हैं, आई इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एन, बोलो ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। हाँ मैम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन में ये दिया ही नहीं है। तो अगर इम्प्रॉपर सबसेट हमारे दिमाग में आता है तो मुझे दोनों चीज ऑप्शन में देना चाहिए कि एन इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ आई, ऑल्सो आई इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एन। क्योंकि दो पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग सी से ज्यादा ए वाला आंसर को करेक्ट मानेंगे। बिकॉज सी वाला आंसर भी करेक्ट है, बट वो तब करेक्ट है जब दोनों पॉइंट ही हमारा आ रहा है ना। क्योंकि एन अगर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ आई है तो जरूरी ही है कि आई को भी इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एन होना ही पड़ेगा, क्योंकि इम्प्रॉपर का मतलब दोनों में इक्वल हो रहा है। तो अगर एन इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ आई, तो ये कंपलसरी है कि आई इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एन होगा। क्योंकि वो ऑप्शन मेरे पास है नहीं, तो फिर ये आंसर जो है वो प्रॉपर नहीं हुआ, सिर्फ सी प्रॉपर आंसर नहीं होगा, इसीलिए आंसर ए होगा। बोलो, समझ में आया। हाँ मैम। ठीक है, इसीलिए आंसर ए होगा, नहीं तो सी भी हो सकता था। बट चिंता मत करो, एग्जाम में मुझे नहीं लगता इस तरीके का कंफ्यूजन कुछ देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोला है, इफ आई इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड ई इज द सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब समझो। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है वो ट्रायंगल जिसका एटलीस्ट टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और इक्विलैटरल का मतलब होता है जिसका सारा साइड्स बराबर होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब इसको এটাকে বাংলাতে বলে বোধহয় সমবাহু ত্রিভুজ, যার প্রত্যেকটা সাইডই সমান হবে। আর এটা মনে হচ্ছে কি বলে ওটাকে জানো, বিষম মানে তো যার কোনোটাই সমান নয়, যার দুটো বাহু সমান, ওটাকে কি বলে, সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ মনে হচ্ছে, ঠিক বললাম। हाँ मैम এটাই বলে হ্যাঁ, মনে হচ্ছে। हाँ, সমদ্বিবাহু দয়, সমদ্বিবাहु त्रिभुज या दुटो बाहु समान है। हाँ, तो वो देखो आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का मतलब जिसका कम से कम दो साइड बराबर होना पड़ेगा, और इक्विलैटरल का मतलब जिसका हर एक साइड बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर तीन ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, ये मान लो एक मैंने ट्रायंगल बनाया, तो ये मान लो दो, इसका साइज है, ये लेंथ है 2 2 2, ठीक है, अब सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद और एक मैंने मान लो ट्रायंगल बना लिया जिसका नाम मैंने बी दे दिया। ये दो 2 है और ये 3 है, वो मेरा देखने में सारा एक ही जैसा लग रहा है, वो छोड़ो। अब मैंने यहाँ लिख दिया है, तो वो लिखाई के ऊपर मेन बात है। अब ये ऐसे बना दिए। ठीक है, ये 3, ये 2, ये
काम करते, इधर वाला 4 कर देते, ये 4 और ये 2, ये हो गया मेरा C। अच्छा, अब मुझे बोलो कि अगर मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल का सेट बनाना है तो एबीसी में से कौन यहाँ पर आएगा? आइसोसेलेस का मतलब जिसका दो साइड, कम से कम दो साइड बराबर होना चाहिए, दो से ज्यादा भी हुआ तो चलेगा, कम से कम दो साइड बराबर होना चाहिए। तो उसमें कौन कौन सा ट्राइंगल आएगा? ए बी सी में से कौन कौन सा आएगा? बस नाम बताना है तुम लोगों को। मैम ए और ए और बी। बी। और ई मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें क्या आ जाएगा? मैम ए। ए, जिसका सारा साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो अब ये देख के क्या रिलेशन समझ में आ रहा है? ऑप्शन किस कैसे दिया हुआ है? सबसेट रूप में दिया हुआ है, इक्वल के हिसाब से दिया हुआ है, तो बोलो कौन सा आंसर हो? मैम आर सुपर सेट ऑफ सी, ई मैंने ई सबसेट सब ऑफ आई। आई, ये होना चाहिए। ठीक है, तो 17 का आंसर ई सबसेट ऑफ आई यानी कि ऑप्शन बी हो गया। बोलो समझ में आया कैसे करके करना है? ऐसे ड्रॉ करके करोगे तो क्लियरली समझ में आता है। हाँ मैम। 18th में देखो बोल रहा है R इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल एंड I इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो R का मतलब है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। बताते हैं क्या होता है। और I का मतलब है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस तो अभी तुम लोगों को सिखाया। आइसोसेलेस का मतलब एटलीस्ट टू साइड्स इक्वल। और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है एटलीस्ट टू साइड्स इक्वल। ये तो होगा ही होगा, क्योंकि देखो क्या है, आइसोसेलेस है लेकिन राइट एंगल है, मतलब वन एंगल है। समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज, वन एंगल 90 डिग्री वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया ये दोनों का मतलब इंग्लिश में। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं ऐसा करके। ठीक है, इसका ये 5 सेंटीमीटर मान लो, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और ये 90 डिग्री होने के लिए ऐसा होना चाहिए। मेरा ड्रॉ ठीक ठाक नहीं हुआ, चलो मान लो ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब और काटाकाटी नहीं करेंगे। ये ए हो गया, और ये ऐसा एक और एक ट्रायंगल बनाया, इसका नाम दे दिया बी। ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, अच्छा अब आर, आर में कौन कौन सा ट्रायंगल आएगा? मैंने दो ही लिया एग्जाम्पल, ए और बी। ठीक है, और आई में क्या क्या आएगा? अगर सेट बनाएंगे तो आर में क्या क्या आएगा? आर का मतलब है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ए आएगा। और आई में आईते আসবে बी। ए नहीं आएगा, ए बी দুটোই আসবে। ए भी दोनों आएगा ना, क्योंकि वो ऐसे दो तीन साइड तीन। इक्वल होना चाहिए। ये 3 3 है इस वजह से। ठीक है, अब उसका 90 डिग्री हो या ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो फिर क्या रिलेशन हुआ? ये भी सबसेट, और वो उसके हिसाब से बोलना है, सुपरसेट सबसेट। तो आर इज द आर सब सबसेट ऑफ आई। आर सबसेट ऑफ आई। आंसर क्या देना है वो देखो, तुम लोग यहाँ पर देखने से ही समझ जाओगे। तो फिर कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सी। 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 अब 19 वाला देखो क्या बोल रहा है। n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, such that n is positive integer। ठीक है, तो n इज पॉजिटिव इंटीजर। अब n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो n का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा? तो n को पुट करो पॉजिटिव इंटीजर, जैसे पहले 1 ले लो, तो 1 इंटू 1+1/2
ठीक है, 2 × 2 + 1/2 ऐसे करके चलेगा, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा पहला वाला, 1 + 1 2, 1 × 2/2, तो पहला आंसर तो 1 आ रहा है। 2 + 1 3, 2 2 कैंसिल, 3 आ जा रहा है, ठीक है, 1 के बाद 3 आ गया। अच्छा, इसके बाद डॉट डॉट करके ऐसे आते जाएगा, ठीक है। तो फिर मेरा यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, ऐसे करने से मुझे एक फाइनाइट सेट मिल सकता है, इनफाइनाइट, एम्प्टी सेट, नन ऑफ दिस। तो इंटीजर जो है वो खुद ही तो इनफाइनाइट है, इंटीजर का क्या कोई लिमिट है? तो फिर उससे जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बनेगा, ठीक है। ट्वेंटी का देखते हैं क्या बोला है। इफ ए 1 2 3 5 7 बी जो है एक्स स्क्वेयर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, तो एन ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ ए होगा क्या? अलग अलग ऑप्शन बोल रखा है, पहले लिख लेते हैं। ए इक्वल बोला है 1 2 3 5 7, एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो आंसर देना है कि यहाँ पर ये सब में से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो एन ऑफ बी, एन ऑफ ए, एन एन का मतलब क्या था? नंबर, ठीक है। एलिमेंट्स कितने सारे वो काउंट करने से होता है। जिसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा वो देखो हम लोग बता सकते हैं। ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता है, क्यों? क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता? बिकॉज ये जो बी है ये स्मॉल लेटर में है, तो ये एन ऑफ यहाँ पर सेट होता है, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, तो ये क्योंकि स्मॉल लेटर है तो ऑप्शन ए मेरा आंसर नहीं हो सकता है। तो फिर आंसर क्या हो सकता है? मे बी बी, सी या फिर डी, इसमें से कुछ भी एक आंसर हो सकता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट तो मुझे फाइंड आउट करना है, तब जाके हम बोल सकेंगे क्या आंसर होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट वो तो मुझे पता ही है, वो तो देख के ही पता चल रहा है। बोलो काउंट करके कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए? 5। 5, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में कितना होगा? तो बी का मतलब है एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करना है। तो एक्स क्या है बोल रहे हैं? जो ए में बिलोंग हो रहा है जो नंबर, तो यानी 1 2 3 5 7, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा। तो फिर क्या क्या हो जाएगा? 1 4 9 25 और 49, ठीक है। तो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा? 1 4 9 ये भी 25 5 ही होगा, 5 का स्क्वायर तो 5। 5 ही होगा ना। पांचटा एलिमेंट ছিল, পাঁচটার স্কয়ার করলাম তো 5। तो फिर क्या आंसर होगा? एन ऑफ ए equals to n of p. सही है। तो फिर 20 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। C. ए यूनियन ए इज इक्वल, ए यूनियन ए करने से क्या आएगा? तो कोई भी एक एग्जांपल लेके अपने मन से समझो कि ए यूनियन ए कितना होगा, ठीक है। तो जैसे ए का वैल्यू ले लेते हैं, सिंपल कुछ भी नंबर ले लेते हैं, रैंडमली 1 2 ले लिया, ठीक है। अब ए यूनियन ए का मतलब 1 2 यूनियन 1 2, तो बोलो 1 2 और 1 2 का यूनियन करने से कितना आएगा? यूनियन करना मैंने लास्ट क्लास सिखाया था, मैम 1 2 ही আসবে 1 2 ही आएगा। तो अगर 1 2 ही आ रहा है तो इसका मतलब ए यूनियन ए का आंसर क्या हो रहा है? यहाँ से देख के बोलो। ए मैम। ए होगा, सही है। ए यूनियन ए का आंसर ए होगा, बोलो क्लियर है? हाँ मैम। 22 में बोला है ए इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन ए कितना होगा? तो वही सेम एग्जांपल ले लो, रैंडमली कुछ भी नंबर ले लो, 2 3 ले लो, चलो। ए इंटरसेक्शन ए का मतलब 2 3 इंटरसेक्शन 2 3, तो बोलो क्या?
हाँ ए ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया मेरा ए, मतलब ऑप्शन बी। 22 का आंसर भी हो गया मेरा, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, अच्छा अब 23 देखते हैं। 23 में क्या बोला है? ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल कितना होगा? ठीक है, तो ये मैंने लास्ट क्लास सिखाया था तुम लोग को, डी मॉर्गन्स लॉ होता है, वही वाला है, तो मैंने सी, बोला था याद कर लो। हाँ सी, बेटा ऑप्शन सी सी हो गया। है, ऑप्शन सी होगा। तो ये देखो, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसको मैंने बोला था सिखा देंगे कुछ एग्जाम्पल लेके, तो वो लास्ट में सिखाएंगे। ठीक है, 24 में है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, ये भी वही डी मॉर्गन्स लॉ वाला है। बेटा बी हो गया। हाँ, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी के साथ मैच हो रहा है, तो आंसर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल से समझा तो देंगे, लेकिन तुम लोग को याद इसी तरीके से ही रखना है, क्योंकि एग्जाम में तो एग्जाम्पल से समझना नहीं है, करके आना है। तो डी मॉर्गन्स लॉ में ये होता है, अगर ये याद रह गया तो फटाफट करके आ जाओगे। ठीक है, अच्छा ए यूनियन ई इज इक्वल टू, ई इज सुपरसेट ऑफ ए। अच्छा, ई अगर सुपरसेट है ए का, तो ए यूनियन ई क्या होगा? ई इज सुपरसेट ऑफ ए, अगर ऐसा है, क्वेश्चन में ऐसे बोला है, अगर ई सुपरसेट ऑफ ए है तो इसका मतलब क्या हो गया? ए इज सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ ई। ई। हाँ, तो अब एक एग्जांपल बना लेते हैं। मान लो मैंने ए में ले लिया 1,2, ठीक है, और मैंने ई में ले लिया 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये सुपरसेट हो गया, क्योंकि सुपरसेट का रिलेशन क्या है? एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो उसके सबसेट में नहीं है, तो जो कि 3 है। अब ए यूनियन ई करेंगे तो क्या आ जाएगा? मैम 1 2 3। 1 2 3, यानी कि ई आ गया घूम फिर के। ठीक है, ई आ गया, तो देखो 25 का आंसर क्या है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैम बी। बी। 26 में क्या बोला है? ए इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू ई सुपरसेट ऑफ ए। तो सेम एग्जांपल ले लो, ए इंटरसेक्शन ई लेना है, ई इज सुपरसेट ऑफ ए। मैम এটা ए হবে। ए होगा, अच्छा हाँ सही है, ए होगा, दैट इज ए इज सबसेट ऑफ ई। ठीक है, तो ए 1 2 ले लेते हैं, ई 1 2 3 ले लेते हैं, सेम एग्जांपल ही ले लिया। अब दोनों में इंटरसेक्शन करवाएंगे, तो 1 2 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, तो 26 का आंसर हो गया ए, मतलब ऑप्शन ए। 27 बोल रहा है ई यूनियन ई इज इक्वल टू ई इज सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, तो ई यूनियन ई कितना होगा? अगर ई इज सुपरसेट ऑफ ए तो क्या होगा बोलो? वही सेम एग्जांपल, मैम ई হবে। ई होगा, सही है। किसी भी सेट को उसके साथ यूनियन करवाओगे तो वही वाला सेट घूम फिर के आ जाएगा। ट्वेंटी एट्थ में बोला है ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ई इज सुपरसेट ऑफ ए।
E is superset of A. E जो है सुपरसेट है A का, ठीक है। तो E कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? E कंप्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्स में है बट E के पास जो नंबर नहीं है उसे हम लोग बोलते हैं E कंप्लीमेंट। चलो हम एक एग्जांपल बना के दिखाते हैं। E है सपोज 1 2 3, A है 1 2, ये मैंने एज इट इज रखा एग्जाम्पल जो हम पहले भी ले रहे थे, ठीक है। अब E कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? E कंप्लीमेंट का मतलब हो जाएगा एक्सेप्ट 1 2 3 जो भी नंबर है, एक्सेप्ट 1 2 3 जो भी नंबर होगा वो सब मुझे E कंप्लीमेंट में मिलेगा, ठीक है। एक्सेप्ट 1 2 3, 1 2 3 के अलावा वो सारे नंबर जो यूनिवर्स में होंगे। अब A के साथ मुझे अगर कॉमन ढूंढना है E कंप्लीमेंट, तो A में क्या है? 1 2, ठीक है। और इंटरसेक्शन करना है E कंप्लीमेंट में क्या है? एक्सेप्ट 1 2 3 सब है, ठीक है। तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा? ना मैम, नहीं। तो फिर नहीं आने से उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नल सेट, पाई। एम्प्टी है मैम। हाँ, तो फिर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 28 का? बी। मैम बी। बी। ट्वेंटी 29 में बोला है ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू ई, ई इज सुपरसेट ऑफ ए। इज इक्वल टू कितना होगा अगर ई इज सुपरसेट ऑफ ए है? अच्छा, ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल कितना होगा अगर ई इज सुपरसेट ऑफ ए है, ठीक है। तो ई ले लेते हैं 1 2 3, सेम एग्जाम्पल, ठीक है। रैंडमली वो लाइन बाय लाइन नंबर ही ले रहे हैं, 1 2, ठीक है। तो मुझे ए जो कि है 1 2 और इंटरसेक्शन करवाना है 5 यानी नल सेट। तो 1 2 और नल सेट में कॉमन क्या है? तो देखो 1 2 के बाद ये खाली है, लेकिन याद आ रहा है जब हम लोगों ने प्रॉपर सबसेट किया, ठीक है, कि कितने सारे सबसेट होते हैं निकाला, तो हम लोगों ने एम्प्टी सेट लिया था ना कि एलिमेंट्स के बाद जब कुछ नहीं है तो एम्प्टी है। तो 1 हाँ 2 मैम। के बाद खाली, ये भी खाली, तो ये खाली खाली मिलके क्या है? मतलब कॉमन पॉइंट क्या है? खाली खाली तो फिर 5 से डिनोट करेंगे खाली जो है 5। तो फिर आंसर क्या आ जाएगा 29 का? मैम सी। सी। 30 में क्या बोला है? ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू कितना होगा अगर ई इज सुपरसेट ऑफ ए है, ठीक है। तो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू कितना होगा अगर ई इज सुपरसेट ऑफ ए है, ठीक है। तो ई का हम ले लेते हैं वैल्यू वही 1 2 और 3, और ए का ले लेते हैं 1 2। ए कंप्लीमेंट का मतलब, ए कंप्लीमेंट का मतलब वो नंबर जो ए एक्स यूनिवर्स, हाँ, छड़ा। एक्सेप्ट 1 2, 1 2 के अलावा बाकी जो भी नंबर होंगे वो ए कंप्लीमेंट हो गए। तो ए यूनियन और ए कंप्लीमेंट करने से कितना आएगा? तो ए का मतलब 1 2, और यूनियन करना है तो एक्सेप्ट 1 2। तो यूनियन करोगे तो क्या क्या लिखोगे? मैम 1 2 লিখবো তারপরে তো আর তারপরে এটা লিখবো एक्सेप्ट 1 2 जो भी नंबर होगा 1 2, ठीक है। तो एक्सेप्ट 1 2 ये हो गया। अब इसका आंसर फिर क्या होगा? अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में दिया है ई फाई ए नन ऑफ दिस, ठीक है। तो देखो फाई तो आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे इसमें ऐसा नहीं कि कुछ भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। जब कुछ भी एलिमेंट नहीं आता है तब फाई होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन भी नहीं होगा। सी मतलब ए भी नहीं होगा क्योंकि ए का मतलब है 1 2, ठीक है। तो 1 2 के साथ साथ भी और डिजिट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब आंसर मेरा सी भी नहीं होगा। बचा ई और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ऑप्शन ए और डी में से क्या होगा? तो ई का मतलब क्या है? ई का मतलब 1 2 3, ठीक है। तो एक्सेप्ट 1 2 मतलब क्या 3 नहीं हो सकता है? मुझे ये बोलो। হ্যাঁ ম্যাম हाँ হতেই मैम। পারে। तो फिर मेरा आंसर क्या होना चाहिए? ई दे या नन ऑफ दिस दे? ई भी तो हो सकता है, ई भी तो ই मेरा ম্যাম। आंसर हो सकता है। तो फिर आंसर मुझे क्या देना चाहिए? ম্যাম ই এ। ए, ऑप्शन ए होगा, ठीक है।
ऐसा क्यों हो रहा है देखो, अब तुम लोग बोलोगे यूनिवर्स सेट में तो 3 के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेरे यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का डेटा तो मुझे दिया नहीं है ना कि क्या है 1 2 3 4, वो देखो अनलिमिटेड होता है, लेकिन एक बता देता है ना कि यूनिवर्स सेट में ये सारे चीज है। तो हम इतना तो बोल सकते हैं यूनिवर्स सेट में कुछ हो ना हो 3 तो है, ठीक है, तभी वो ई के पास है, ठीक है, तो ई कंप्लीमेंट नहीं तो हो जाता, तो 3 तो है ही। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम यूनिवर्स सेट को, अगर ई को ही यहाँ पर यूनिवर्स सेट मान ले फॉर एग्जाम्पल, तो भी मेरा आंसर ई होगा, ठीक है। मतलब अगर तुम लोग ऐसा सोच रहे हो कि एक्सेप्ट 1 2 का मतलब 3 क्यों, और भी तो बहुत कुछ हो सकता है, और भी बहुत कुछ, हम लोग कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये सोच रहे हैं कि यूनिवर्स में तो 1 2 3 सारा चीज रहता है ना, तो ठीक है, बट मुझे तो यूनिवर्सल डेटा का मुझे कुछ उस तरीके से बोला नहीं इस क्वेश्चन में, यूनिवर्सल डेटा क्या है या फिर यूनिवर्सल सेट के बारे में नहीं बोला, मुझे सिर्फ सुपर सेट बोला है, ए और ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट का मतलब जो ए में नहीं है, तो ए में क्या नहीं है वो हम ई से देख के बोल सकते हैं कि ई के पास 1 2 3 है, ए के पास 1 2 है, तो ए के पास क्या नहीं है, 3 नहीं है, तो इसको हम इस हिसाब से ई आंसर दे रहे हैं, ठीक है। नन ऑफ दिस क्यों दे, क्योंकि ई भी तो मेरा आंसर हो सकता है, इसीलिए नन ऑफ दिस नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा आंसर फिर 30 का ई होगा। अच्छा, अब इसके बाद 31, यहाँ पर ई दे दिया है, बोल रहा है ई का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबसेट ऑफ ई सेटिस्फाइंग 5 प्लस एक्स ग्रेटर देन 10, तो ई का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। এটা বি হবে। बी सही है, सबसेट ऑफ ई है 5 प्लस एक्स ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, ठीक है। तो 5 प्लस 1 करते, पहला एक्स मेरा 1 है, और एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ई है, ये देखो, ठीक है। तो यह बोला नहीं है कि x बिलोंग्स टू e, बट द सबसेट ऑफ e सेटिस्फाइंग 5 प्लस एक्स ग्रेटर देन 10, तो x मतलब जो e में बिलोंग हो रहा है, ठीक है। बोल देना चाहिए था बट नहीं बोला है, वो अलग बात है। 5 प्लस 1 6 ग्रेटर देन 10, गलत, ठीक है। 5 प्लस 2 7 ग्रेटर देन 10, गलत। 5 प्लस 3 8 ग्रेटर देन 10, ये भी बात गलत। 5 प्लस 4 9 ग्रेटर देन 10, ये भी बात गलत है, ठीक है। 5 प्लस 6 11 ग्रेटर देन 10, ये बात करेक्ट है। 5 प्लस 7 12 ग्रेटर देन 10, ये बात सही है। 5 प्लस 8 13 ग्रेटर देन 10, सॉरी 10, ये भी बात सही है। 5 प्लस 9 14 ग्रेटर देन 10, ये भी बात सही है। तो 4 सही निकला, यानी 6 7 8 और 9 वो डिजिट्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो सबसेट हो जाएगा 6 7 8 9, यानी कि ऑप्शन बी, देखो 6 7 8 9, ऑप्शन बी यार, कहाँ गया, ये रहा 6 7 8 9, बोलो समझ में आ गया। हाँ मैम। लास्ट है इसमें 32। 32 में है इफ ए इस साइन को क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं इस साइन को क्या बोलते हैं, हम खुद ही भूल गए, रुको बता देते हैं क्या बोलते हैं। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए है, अब ये साइन को क्या बोलते हैं, अगर मुझे आज याद भी ना आए, हम नेक्स्ट दिन बता देंगे, फिर भी मेरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये जो भी साइन है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का मतलब ये है, ए का वैल्यू दे दिया है 1 2 3 4, बी का वैल्यू दे दिया है 3 5 7। 3 5 7 तो मुझे निकालने बोला है ए डेल्टा साइन है, हम भूल गए इसका, जो भी हो, तो मुझे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए निकालने बोला है। तो मैंने माइनस तुम लोग को लास्ट दिन सिखाया था कि माइनस कैसे निकाला जाता है। माइनस का मतलब जैसे मैंने एस माइनस ए यूनिवर्सल सेट से सिखाया था ना, तो वैसे ही ए माइनस बी मतलब जो एलिमेंट्स ए में है, सिर्फ और सिर्फ ए में है, बट बी वाला एलिमेंट्स नहीं लेना है, मतलब ए माइनस बी मतलब ओनली इन ए वो एलिमेंट, और बी माइनस ए का मतलब ओनली इन बी वाला एलिमेंट,
तो बोलो ओनली ए वाला एलिमेंट क्या है? ओनली ए का मतलब है सिर्फ और सिर्फ ए के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। वो कौन सा एलिमेंट है? मैम 1 हम्म 1 2 हम्म 4 4। और ओनली बी मतलब? 3 5 7। ना ना 3 नहीं, 3 नहीं। 3 नहीं होगा ना, सिर्फ बी के पास है 5 और 5 है क्या? 7। 7। हाँ, अब इसका यूनियन करो। मैम यूनियन হবে 1 2। 1 2 4 5 7 সবই হবে। 1 2 4 5 7 सभी होगा, सही बात है। तो फिर आंसर हो जाएगा 1 2 4 5 7, मतलब ऑप्शन ए। 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 ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो, ये जो डेल्टा साइन है इसका मतलब भी मुझे याद आ गया है। इस डेल्टा साइन का मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वही कि ए डेल्टा बी का मतलब कंटेन्स एलिमेंट दैट आर इन ए और बी बट नॉट इन देयर इंटरसेक्शन। इसका मतलब होता है, बताते हैं, लिखो, कंटेन्स एलिमेंट्स दैट आर इन ए और बी, या तो वो एलिमेंट ए में है या तो वो एलिमेंट बी में है। जैसे देखो, इसका मतलब तो ये सबका यूनियन, तो 1 2 4 5 7 ये एलिमेंट्स या तो ए में है या तो वो बी में है। जैसे कि देखो 1 2 4 ए में है, 5 7 बी में है। मतलब कॉमन नहीं है कि 1 ए में भी है 1 बी में भी है, ऐसा नहीं है। या तो ए में है या तो बी में है, बट कॉमा दे के लिखो, बट नॉट इन देयर इंटरसेक्शन। उसका मतलब वही हो गया कि लेकिन दोनों में नहीं होना चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो वही बात है कि या तो वो ए में है या तो वो बी में है, बट दोनों में नहीं है, ठीक है। और इसका नाम अगर देखो तो वैसे इसे डेल्टा ही बोलते हैं। मैंने ठीक ही बोला है, इसे डेल्टा ही बोलते हैं। और इससे हम लोग क्या समझाते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस, ये बोल सकते हो, लिख लो। इससे हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस समझाते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस, ये जो लैंग्वेज है इसका मतलब ही यही है, या तो वो एलिमेंट्स ए में है या तो वो एलिमेंट्स जो है बी में है, बट दोनों में नहीं होगा। इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो ये, अच्छा, तो जो हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया था, क्या बोलते हैं उसे, एक्सरसाइज, वो हम लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये हम लोग का आ रहा है प्रोडक्ट सेट। चलो प्रोडक्ट सेट बता देते हैं, प्रोडक्ट सेट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ठीक है। ये देखो, ओ मेरा स्पेलिंग गलत है क्या, CAR होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ये क्या होता है? देखो, हम अपने हिसाब से समझा रहे हैं। पहले देखो, ए मान लो एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 2, 3, और बी एक सेट है जिसमें मान लो है 1, 4, ठीक है। अगर मुझे इन दोनों में प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो कैसे होगा? 2, 3 क्रॉस, इसे एक्चुअली क्रॉस या प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, मतलब 2, 3 इक्वल 1, 4, मतलब क्रॉस, ठीक है। अच्छा, अब कैसे करके लिखना होता है एलिमेंट्स को प्रोडक्ट सेट के अंदर? तो इसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखना होता है, ठीक है। अगर मेरा ए क्रॉस बी है तो पहले ए एलिमेंट्स, ए सेट का एलिमेंट, फिर उसके बाद बी सेट का एलिमेंट, और ये पेयर में लिखा जाता है। पेयर का मतलब समझ रहे हो, जुड़वा, ठीक है। जोड़ मतलब मैंने की बोलबो দুটো করে लिखते হবে, पेयर में लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे ये 2 और 1 मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर 2 और 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर 3 और 1 का होगा, फिर 3 और
4 का होगा, ठीक है। 3 और 1 फिर 3 और 4 का होगा। तो जब 2 और 1 का होगा तो आंसर होगा 2,1, ऐसे फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। फिर हो जाएगा 2,4, ठीक है। फिर हो जाएगा 3,1, फिर हो जाएगा 3,4। तो कैसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेट को सेकंड ब्रैकेट के अंदर सेट में सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, वैसे लिखा। तो एलिमेंट्स नॉर्मली क्या होता है, एलिमेंट्स कॉमा वैसे होता है। तो ये एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में है, तो इसीलिए देखो पेयर में है, तो पेयर में है तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर पेयर में वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। तो ये हो गया मेरा, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर में लिखना, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब 2 एलिमेंट्स ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। ये देखो ए बी, मान लो ये ए है ये बी है, ठीक है। तो 2 एलिमेंट्स अगर एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे हुए हैं, ठीक है, फ्रॉम फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे हुए हैं और उससे एक ऑर्डर पेयर बना रहे हैं जो कि डिनोट होता है ए कॉमा बी के रूप में, ठीक है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इफ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट। ये देखो ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सेट था, तो एम्प्टी सेट होने से और क्या एलिमेंट्स आएगा, एलिमेंट्स तो आएगा नहीं, इसीलिए बोल रहा है नॉन एम्प्टी सेट में ही कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है। इफ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू A and B belongs to B is called Cartesian product of A and B and denoted by A cross B। तो A cross B इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर में होना चाहिए जहां पर A belongs to A और B belongs to B होगा, मतलब A सेट के एलिमेंट्स को A बोला जा रहा है और B सेट के एलिमेंट को B बोला जा रहा है। और अगर इन दोनों में मुझे मल्टीप्लीकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है तो इस तरीके से होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो अगर हम B क्रॉस A लिखना चाहते हैं तो वो कैसे बनेगा, देखो जब B क्रॉस A करोगे तो B पहले लिखना पड़ेगा फिर A लिखना पड़ेगा, ये रूल्स है। इसी तरीके से B पहले फिर A लिखना पड़ेगा। तो फिर अब आंसर क्या हो जाएगा, 2,1। और बोलो, तुम लोग बोलो इसके बाद। मैम 2,4 2,1 1 2,4 হ্যাঁ আমি কি ভুল লিখে দিলাম, বিটা 1,4 ছিল নাকি, উল্টো লিখে দিলাম। হ্যাঁ বিটা 1,4 ছিল, আমি উল্টো লিখে দিয়েছি। वो सेम एग्जाम्पल ही ले रहे हैं, ठीक है। बी मेरा 1,4 है और ए मेरा कितना है, एक बार 2 बताओ। 3 2,3, हाँ उल्टा लिख दिया, मतलब सेम ही लिख दिया था मैंने गलती से। अब बोलो क्या क्या होगा फिर। 1 2 हम्म 1,1,3 हम्म 4,2 4 4,3 हम्म और ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ये पेयर में ऑर्डर मायने रखेगा, पेयर के अंदर ऑर्डर मायने रखेगा, जिससे ये पता चलेगा कि मेरा ये बी का एलिमेंट है, ये मेरा ए का एलिमेंट है, मैंने बी क्रॉस ए किया है। नॉर्मली मैंने तुम लोग को क्या सिखाया था, ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट थ्योरी में, ऑब्वियसली। अब जैसे इसके जगह अगर तुम लोग ऐसे लिख दोगे 1,2 फिर लिख दिया 4,2 फिर लिख दिया 4,3 फिर लिख दिया 1,3, तो इसको कहते हैं कि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, इसको कहते हैं ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। लेकिन बी क्रॉस ए करके अगर 1 2 के जगह 2 1 लिख देते हो तो गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर करता है बट एलिमेंट्स के अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये बात समझ लो। तो ये ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ये और ये सेम चीज है, ठीक है। लेकिन 1,2 के जगह गलती से 2,1 लिख दिया, फिर वो बी क्रॉस 1 नहीं, बी क्रॉस ए नहीं, ए क्रॉस बी कहलाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक सिंपल तरीके से बोले तो ए क्रॉस बी का मतलब हो जाएगा ए कॉमा बी, जहां पर सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी हो जाएगा, ठीक है। ए क्रॉस बी अगर हम लोग कर रहे हैं, दो सेट है ए और बी, ये इन जनरल फॉर्म है, ठीक है। अगर ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो मेरा कैसे करके जो है एलिमेंट्स बनेगा ए कॉमा बी फॉर्म में, जहां पर ए से बिलोंग करना चाहिए, बी बी से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट्स हमेशा ए वाला होगा, दूसरा वाला ही बी वाला होगा अगर ए क्रॉस बी कर रहे हैं। अगर बी क्रॉस ए करते हैं तो बात अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, ए क्रॉस बी का वैल्यू दे दिया है, बोला है फाइंड ए एंड बी। देखो ऐसे दे दिया है एक एग्जांपल,
ये दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला है फाइंड ए एंड बी, ठीक है। अच्छा, तो ये ए क्रॉस बी का आंसर है। ए क्रॉस बी किया हुआ है। ए क्रॉस बी का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट जितने भी है ऑर्डर्ड पेयर में, हर एक फर्स्ट एलिमेंट ए को बिना है ए। और बी 2 और 4। हाँ, तो ए का वैल्यू मेरा हो जाएगा 3 और 5, और बी का वैल्यू हो जाएगा 2, 2 और 4। बोलो, ये चीज समझ में आ गया? हाँ मैम। तो ए एक्चुअली जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये वाला, सेकंड कोऑर्डिनेट दूसरा वाला एलिमेंट, ऐसे भी बोला जाता है सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, अब और एक चीज समझो। P है 1 3 6, ठीक है। Q है 3, 5। एन ऑफ P बोलो कितना है फिर? एन ऑफ P बोलो, इसके नीचे लिखते चलो, बोलो एन ऑफ P 3 कितना है? 3, और एन ऑफ Q 2 2, ठीक है। एन ऑफ Q 2 है। अच्छा, अब P क्रॉस Q निकालो, बोलो P क्रॉस Q क्या क्या आएगा? पहले सबसे पहला क्या आ जाएगा? मैम 1 3 1 3, फिर 1 5 हम्म 3 3 3 हम्म 5 6 3 6 5। हम्म। अब मैंने और एक चीज भी तुम लोग को बोला था कि रिपीटेशन जो है वो मायने नहीं रखता है, तो ये कोई रिपीटेशन नहीं है, ये दो अलग अलग एलिमेंट है जो मिलके ऑर्डर पेयर बनाए, क्योंकि एक 3 बिलोंग टू P है, दूसरा 3 बिलोंग टू Q है, ठीक है। तो ये भी कंसेप्ट को मतलब ऐसा मत सोचो कि ये सेम चीज हो जाएगा, ठीक है। अब Q क्रॉस P वो भी निकालो एक बार। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ये भी बता दो एन ऑफ P क्रॉस Q कितना है? 3 1 अच्छा, ये बता रहे हो, पहले लिख लेते चलो। 3 1 3 3 3 3 3 6 3 6 তারপর 5 1 5 3 5 6। 5 1 5 3 5 6, ठीक है। ऐसे करके समझना है ना, ये देखो, नहीं तो किसी जगह पे ऐसे लिख लो। अगर करने में लग रहा है कि गलत हो जाएगा मेरे से, तो ऐसे करो 3 1 3 3 3 6 5 1 5 3 5 6, हो गया। एन ऑफ Q क्रॉस P कितना होगा? बोलो, बोलो कितने सारे एलिमेंट्स है? 6 मैम। इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 6 है, ठीक है। तो अब देखो, हम लोग ये बोल सकते हैं एन ऑफ P क्रॉस Q इक्वल टू एन ऑफ P इंटू एन ऑफ Q हो रहा है। देखो, एन ऑफ P क्रॉस Q मतलब 6, और एन ऑफ P मतलब 3, एन ऑफ P मतलब 2, तो ये हो रहा है, ठीक है। एन ऑफ Q क्रॉस P में भी अगर जाए तो वो भी मेरा एन ऑफ Q इंटू एन ऑफ P सेटिस्फाई कर रहा है। बोलो, कर रहा है कि नहीं? হ্যাঁ ম্যাম। और साथ साथ ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। হ্যাঁ ম্যাম ইকুয়ালস টু হ্যাঁ এটাই বলছিলাম। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये हो गया अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एलिमेंट, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट के हिसाब से अगर देखें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन P क्रॉस Q इक्वल Q क्रॉस P नहीं है, नॉट इक्वल है। मतलब ये नंबर का बात नहीं है। P क्रॉस Q में जो भी एलिमेंट्स है, क्या Q क्रॉस P में वो सारे एलिमेंट्स है? क्योंकि 1 3 और 3 1 एक चीज नहीं है, ऐसा मत सोचो कि 1 3 और 3 1 एक ही चीज है। 1 3 का मतलब एलिमेंट्स बिलोंग टू P एंड Q आफ्टर दैट, और इसका मतलब बिलोंग्स टू Q देन वो बिलोंग्स टू P। तो 1 3 और 3 1 का मतलब अलग होता है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर में है ना, तो 1 3 और 3 1 अलग होता है। तो उसी हिसाब से हम बोल रहे हैं कि P इंटू Q और Q इंटू P लेकिन एक नहीं है, बिकॉज एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, एज एलिमेंट्स आर
नॉट इक्वल, क्योंकि इक्वल सेट का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब दोनों सेट में एलिमेंट सेम सेम होंगे, लेकिन इसमें एलिमेंट सेम नहीं है, 1331 सेम बात नहीं है, 1551 सेम बात नहीं है, क्योंकि सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। तो P क्रॉस Q और Q क्रॉस P लेकिन इक्वल नहीं हो रहा है। लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तरफ से देखें तो नंबर ऑफ P क्रॉस Q इक्वल नंबर ऑफ Q क्रॉस P हो रहा है। बोलो ये समझ में आया इतना बात? हाँ मैम। हाँ मैम। तो यहाँ पर वही दिया है, ये देखो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा दिया तुम लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है यहाँ पर प्रोडक्ट सेट बना के दिखाया। फिर यहाँ पर ए और बी जो है फाइंड आउट करने के लिए बोला, वही क्वेश्चन मैंने तुम लोग को करवाया। फिर यहाँ पर पी और क्यू दिया है, ये वाला एग्जाम्पल भी करवाया, जहाँ पर बोला है नोटिस दैट एन ऑफ पी क्रॉस क्यू इक्वल टू एन ऑफ पी इंटू एन ऑफ क्यू एंड ऑर्डर्ड पेयर 3, 5 एंड 5, 3 आर नॉट इक्वल। ये समझा दिया है कि दोनों इक्वल नहीं होता है, इसीलिए पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी दोनों बराबर नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट पे अगर जाए तो दोनों बराबर हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक जो है क्या बोले इसे, ग्राफ पेपर जैसा बनाया है, ठीक है। ग्राफ पेपर में ये प्लॉट करके दिखाया है, बाकी हमें इसका जरूरत नहीं है, लेकिन अगर देखना चाहो तो हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पर जो प्लॉटिंग पॉइंट है वो किस हिसाब से लिया गया है, जैसे ये देखो ये वाला लिया गया है आई थिंक। ये क्या दिखाया है पहले देख लेते हैं। एन ऑफ पी 3, एन ऑफ क्यू 2, एन ऑफ पी क्रॉस क्यू 6 एंड हेंस एन ऑफ पी क्रॉस क्यू इक्वल टू एन ऑफ पी इंटू एन ऑफ क्यू, वो तो मैंने लिख के दिखाया। एंड एन ऑफ पी क्रॉस क्यू इक्वल टू एन ऑफ क्यू क्रॉस पी इक्वल टू 6। वी कैन रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बाय प्लॉटिंग। अच्छा, तो प्रोडक्ट सेट जो ऑर्डर्ड पेयर वाला है उसको यहाँ पर प्लॉट करके इन्होंने दिखाया है। तो 1 3 कैसे प्लॉटिंग होगा, देखो 1 3 तो पॉइंट हम लोग का आ रहा है, कैसे प्लॉटिंग हुआ है अगर समझना चाहते हो तो ये हो गया 1 मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी x मान लो, ये y मान लो, तो 3 मतलब 1 2 3, ये देखो यहाँ पर 3y, 3 3 का मतलब ये देखो x भी 3 y भी 3, ठीक है। 6 3 का मतलब ये देखो x 6 और y 3, ठीक है। अच्छा, फिर 1 5 का मतलब ये 1 और ये देखो 5, ठीक है। 3 5 का मतलब ये 3 और ये देखो 5, ठीक है। और इसके बाद ये देखो 6 5 का मतलब ये हो गया 6 और ये यहाँ पर हो गया 5। तो इस तरीके से एक्स वाई में ये प्लॉट करके दिखा है। बाकी ये हमारे वैसे किसी काम का नहीं है, बट यहाँ पर है तो मैंने एक बार बता दिया। इफ एक्स कॉमा एक्स इक्वल वाई इक्वल द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द प्रोडक्ट सेट एक्स वाई रिप्रेजेंट एन इनफाइनाइट इक्वल लैटिस ऑफ द पॉइंट्स इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द, जरूरी नहीं है, ठीक है, छोड़ो, ये हमें जरूरी नहीं। ये मतलब बोल रहा है कि सारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहे हैं, ठीक है। ये जो भी पॉइंट्स है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहे हैं, ये इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अगर तुम लोग को थोड़ा थोड़ा ये चैप्टर क्या था हम लोग का, लीनियर इनइक्वालिटीज, वहां पर याद है तो 4 क्वाड्रेंट होता था जहां पर ये पॉजिटिव वाला होता था, वो चीज बोल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, मतलब रिलेशन और फंक्शन बोल के, दूसरा टॉपिक नहीं एक्चुअली सेट से ही रिलेटेड बात है, रिलेशन फंक्शन। उसके बाद ही हम लोग ये सारा पॉइंट्स कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारा चीज को मिक्सड अप करके दे दिया है, जैसे कि ये वेन डायग्राम ये सेट थ्योरी से रिलेटेड है, ये बाकी है, तो देखते हैं कैसे करके करेंगे। मेरे हिसाब से हम लोग नेक्स्ट क्लास में वेन डायग्राम ही कर लेंगे जो सेट थ्योरी से रिलेटेड है, उसके बाद ही रिलेशन और फंक्शन करेंगे जो काफी मिलता जुलता है एक दूसरे के साथ। उसके बाद लिमिट होता है, तो वो रिलेशन फंक्शन पढ़ने के बाद अगर लिमिट पढ़ोगे तो वो समझने में आसानी रहेगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय। मैम